दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी सीरीज के चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए करके आया हूँ एक ऐसी मूवी जो कि बहुत ही चर्चे में है। मूवी का नाम है पुष्पा द रोल। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत जापान से होती है, जहां एक शिप में बहुत सारे कंटेनर होते हैं और वह सब कंटेनर जापान में पहुंच जाते हैं। और इन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी। और तभी एक कंटेनर में पुष्पा भी था, जो 30 दिनों से उसी कंटेनर में था। और जब जापानियों ने देखा तो उन्होंने पुष्पा को उल्टा टांग दिया। लेकिन जैसे तैसे करके पुष्पा ने अपने हाथ छुड़ाए और इन जापानियों से फाइट करने लगा। मालूम चलता है कि दरअसल इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास मंगाई, लेकिन कई दिनों से लकड़ियों का पेमेंट नहीं कर रहे थे। इसलिए पुष्पा को ही यहाँ पर आना पड़ा और पुष्पा इन लोगों से बहुत ही तगड़ी फाइट करता है। लेकिन आखिर में पुष्पा को गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि यह एक सपना था। तभी हमें मालूम चलता है कि पुष्पा सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए, यह सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। और उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भंवर सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। शेखावत ने एक प्लान भी बनाया हुआ था। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने लगते हैं तो यहाँ पर शेखावत भी मजदूर बनकर उसके साथ मिल जाता है। और जब वह लकड़ियों के साथ वहाँ पहुँचता है तो इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था, क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं थे। फिर शेखावत इन मजदूरों को बुरी तरह से मारने लगते हैं और इन सभी मजदूरों को जेल में डाल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और भगवान की मूर्ति के लिए कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है, तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था। और वह यहाँ श्रीवल्ली से कहता है कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या आपके पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है? मुरली हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है। वो इन लोगों के साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची भी बुलाती है। लेकिन मुरली कावेरी को हमेशा मना करता है कि वो उससे बात ना करे। दूसरी तरफ पुष्पा भी पुलिस स्टेशन में आता है, लेकिन वहाँ पर शेखावत नहीं था। वहाँ पर कुछ इंस्पेक्टर मौजूद जरूर थे। पुलिस स्टेशन में पुष्पा सारे मजदूर को लेने नहीं आया था, बल्कि सिर्फ एक सीनू के लेने आया था, क्योंकि आज सीनू की शादी थी। फिर जब पुष्पा सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के शरीर पर चोट के निशान थे। और फिर पुष्पा ने अपने सारे मजदूर को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा हुआ था। यह देखकर पुष्पा पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत ने हाथ उठाया। इसका मतलब कि शेखावत ने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है। इसलिए पुष्पा सीनू के अलावा बाकी सभी को यहाँ से लेकर जाने लगता है। यह देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहने लगे कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ में हमारी नौकरी भी चली जाएगी। यह सुनकर पुष्पा इन लोगों से कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो, उन सारे पैसों को मैं बो दूंगा। मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी पुलिस वालों को खरीद लेता है और सभी को रिटायर कर देता है। और जब पुलिस स्टेशन में शेखावत पहुंचता है तो वह पाता है कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। वो समझ जाता है कि पुष्पा ने उन सभी लोगों को खरीद लिया है। इस तरह से पुष्पा तो इलीगल काम तो करता ही है, लेकिन अपने मजदूरों का बहुत ख्याल भी रखता है। लेकिन पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है। दूसरी तरफ पुष्पा आज श्रीदप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था। इसलिए श्रीवल्ली पुष्पा से बोलती है कि अगर तुम जा रहे हो तो सीएम के साथ एक फोटो भी खिंचवा कर लाना, ताकि हम उस फोटो को फ्रेम कराकर अपने हॉल में लगा लेंगे। पुष्पा ने अपनी पत्नी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर कुछ और ही हो गया था। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहां पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाते। उनका कहना यह है कि जूती जो है वो पैर में ही रहना चाहिए, उन्हें हाथ में नहीं पहना करते। और साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोल दी थी। यह सुनकर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह वहाँ से बाहर जाकर बैठ जाता है। बाहर आकर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होते तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? जिस पर सिद्धप्पा कहता है कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर खिंचवाऊंगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उससे कहा तो फिर आप सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सिद्धप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है, सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी आपको? सिद्धप्पा कहता है कि लगभग 100 करोड़ की जरूरत तो पड़ेगी ही। पुष्पा उनसे कहता है कि मैं आपको 500 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन सीएम तो आपको ही बनना पड़ेगा। इसके बाद सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा था कि वह सेंट्रल मिनिस्टर से मिला है। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर ही
सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था और साथ ही पुष्पा ने उसके पास एक सोफा भी भिजवाया था। उस सोफे के अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सिद्धप्पा ने जब यह सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें 500 करोड़ बचाना होगा। 500 करोड़ हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे क्योंकि वो सिद्धप्पा को बताता है। वह कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मुर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे एक टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ ही मिलता था। लेकिन अगर वह इस डील को विदेश में ले जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ मिल सकते हैं प्रत्येक टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा वहां से विदेश की ओर निकल जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहां वो इन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 200 क्विंटल लकड़ियों को उन्हें देना था। बदले में पुष्पा को 500 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 500 करोड़ कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करनी पड़ेगी। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर को एक्टिव कर देता है और उससे कह देता है कि मुझे सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर वो लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी मंगल सिन्हा और उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भेजने वाला है। वह यह बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन लकड़ियों को जब्त कर ले। और साथ ही मंगल सिन्हा और उसकी वाइफ शेखावत से यह भी कहते हैं कि वह सिंडिकेट के मेंबर को डराए धमकाए ताकि सभी सिंडिकेट मेंबर डर जाएं और यह काम ना करें। तो भंवर सिंह को जब यह बात पता चलती है तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी एक चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा एक ट्रक पहुंचता है। शेखावत भी वहां पर पहुंच जाता है और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं की और उस सारे ट्रक को उसने जला दिया था। और साथ ही सिंडिकेट का मेंबर भी जब यहाँ पर पहुंचा तो भंवर सिंह ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जबकि मंगल सिन्हा चाहते थे कि वह बस सबको डराए धमकाए, लेकिन भंवर सिंह कहता है कि मेरे डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी इस काम को करने से डर जाएंगे। जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया था उसकी श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, पुष्पा भाव को। लेकिन तभी मंगल सिन्हा और यहीं के कुछ लोग जो है वो सिद्धप्पा से कहते हैं कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो भंवर सिंह ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा ये होने नहीं दे सकता था, इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है। वह उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। वह उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था। भंवर सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा कर दिया था, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी सिद्धप्पा कहता है कि अगर वह तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी बोल दे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? यह सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत हाँ ही बोल देता है और कहता है कि एक पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा मुझसे माफी मांग सके। तभी पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को यह देखना था कि आखिर पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगता है कि नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक झुका नहीं है। क्या वो आज झुकने वाला था? तो श्रीवल्ली और कटलेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यह पार्टी में उससे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। पुष्पा बहुत ही ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वह सभी के सामने भंवर सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भंवर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो यह आवाज रिकॉर्ड भी कर ली थी और भंवर सिंह उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनने लगता है। लेकिन जब पुष्पा वापस घर जा रहा था तब उसे बहुत ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग भी शॉक थे कि आखिरकार पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वह आईने में तो अपनी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसे इतना गुस्सा आता है कि वह सभी लोगों को सड़क पर ही उतार देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस आ जाता है। जब भंवर सिंह यहाँ से जाने वाला था पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह की कार को टक्कर मारता है। भंवर सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी करने लगता है। भंवर सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा भंवर सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वह किसी के सामने झुकता नहीं। वह उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को मैं देश से बाहर भेज कर ही रहूंगा। अगर मैं यह नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक भी लकड़ी लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। यह सुनकर भंवर सिंह को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह इसके चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है
और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियाँ गुजरती है उन सारे चेक पोस्ट को भंवर सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह की नजर ब्रिज पर पड़ती है। उसने देखा कि ब्रिज के नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी हुई है। वह समझ जाता है कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपनी ट्रक को निकालने वाला है और उसका शक एकदम सही भी होता है, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन की ट्रक नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तभी पुलिस की जीप उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उन्हें नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भंवर सिंह इनके ट्रक के सामने आ ही जाता है और एक शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। तभी कटलेट पुष्पा के पास कॉल करके सारी बात बताने लगता है। कहता है कि तुम वहां से कूद जाओ, जितने भी ट्रक के ड्राइवर है उन लोगों को वहां से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। और भंवर सिंह उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। यह देखकर भंवर सिंह, मंगल, सीनू और उसकी वाइफ बहुत ही खुश होते हैं और मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात भी बता दी थी कि यह सारी लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम चलता है कि वो सारी लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं, मतलब कि यहाँ पर भंवर सिंह बेवकूफ बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भंवर सिंह कहता है कि मैं अकेला बेवकूफ नहीं बना, बल्कि मंगल, सीनू और उसकी वाइफ भी बेवकूफ बने मेरे साथ साथ, मतलब कि हम तीनों ही बेवकूफ बन चुके हैं। पुष्पा उससे कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फ्लावर है। साथ ही उसने यह भी कह दिया था जल्द ही वो इस सारी लकड़ियों को बॉर्डर पार करने वाला है। अगर तुम इन सारी लकड़ियों को रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली माता काली के फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। वहां पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगता है और तभी पुष्पा को मालूम पड़ता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पुष्पा जो है वो माता काली का गेटअप धारण कर लेता है और फिर माँ काली का एक सॉलिड तांडव करने लगता है। यह सीन इतना शानदार है दोस्तों कि हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? जिस पर पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं माँ काली से एक लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा और लड़की हुई तो वो किसी दूसरे के घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग पुष्पा की भतीजी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। यह देखकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मुरली भी आ जाता है और वह पुष्पा से कहता है कि अगर तुम यह सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यह सब कुछ करके हमारे साथ हो जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा अनाथ ही रहोगे, कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब यह सारी बातें सुनाई दी तो उसने यहाँ पर मुरली पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाई और बाद में कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उन लोगों को मुरली ने आधा टकला करवा दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मंगल, सीनू और उसकी वाइफ और भंवर सिंह सीएम के पास पहुँचते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर यह लाल चंदन की लकड़ियाँ बॉर्डर पार कर जाएगी तो आपकी सीएम की गद्दी भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ की फंडिंग आने वाली है और यह सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हो। तब सीएम उन्हें तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लकड़ियों को बॉर्डर पार करने से रोके। यह सब लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भंवर सिंह यहाँ पर पहुँच तो जाता है, लेकिन वह लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी लकड़ियां शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भंवर सिंह इनका पीछा भी करता है, लेकिन वह उन लोगों को नहीं पकड़ पाता है और माल डिलीवरी हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा बहुत खुश हो जाता है। ये सभी पैसों को सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफे को एमएलए के पास भेज दिया जाता है, मतलब कि सारे के सारे एमएलए पुष्पा ने खरीद लिए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं और अब नया सीएम सिद्धप्पा बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि 24 जुलाई को पुष्पा के घर में सीएम खुद आएंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे। तो आज 24 जुलाई थी। सिद्धप्पा यहाँ आता है, फोटो खिंचवाता है और सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी एक फोटो की वजह से आज मैं सीएम बन चुका हूँ। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था। और भले ही सिद्धप्पा सीएम बन चुका था, लेकिन पूरे राज्य में पुष्पा का ही राज था। अब भंवर सिंह का भी बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय था, क्योंकि अब उसके पास सरकार भी नहीं थी। सरकार भी पुष्पा की हो चुकी है। भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं
वो इनमें आग लगा देता है और उसने काफी शराब भी पी हुई थी और वह वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है और भंवर सिंह वहीं पर मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली और न ही यह बताया गया है कि वो मारा गया है। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब कि मुरली की पत्नी वह पुष्पा के घर आती है और उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वह कावेरी को छोड़ने के बदले 2 करोड़ की मांग कर रहे हैं और अगर उन्हें पैसा नहीं दिया तो वे कावेरी को मार डालेंगे। यह बात जब पुष्पा को पता चली तो वह पहले न्यूज चैनल वालों के पास गया और वहां जाकर लाइव आकर उसने उन लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वह उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार डालेगा। इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें माफ कर देगा। यह बात सिद्धप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा है। इसलिए सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वह पुष्पा से कहते हैं कि वह सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वह इसके साथ कुछ भी ना करे। हम उससे जल्द से जल्द बात करके कावेरी को छुड़वा लेंगे और अगर वह उसके साथ कुछ भी कर दे तब भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिद्धप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तभी सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से 10 करोड़ की मांग कर रहा था और अकेले ही पुष्पा को अपने अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वह तो सबसे पहले शॉटगन से फायर करता है और फिर बाद में मिनिस्टर का बेटा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी गन पॉइंट पर है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तब पुष्पा उन्हें अपना गन दे देता है और फिर यह लोग पुष्पा को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद भी यह सबको मार सकता है, इसलिए वो इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस बार वह उसके हाथ भी बांधते हैं और पैर भी बांध देते हैं। फिर वह लोग कावेरी की इज्जत पर भी हाथ डालने लगते हैं। यह देखकर पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर वह उन्हें उड़ उड़ कर मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। तभी मिनिस्टर का भाई भी वहां पर पहुंच जाता है और पुष्पा मिनिस्टर के भाई के साथ साथ उसके भतीजे को भी मार डालता है। यह सारी बात जब मिनिस्टर को पता चलती है तो वह पूरी तरह से बौखला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर में होता है तब उसके घर में मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह पुष्पा और उसकी पूरी फैमिली से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छे से मालूम चल गया है कि आप मेरी फैमिली हो। मैं यहाँ पर सिर्फ कावेरी की कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा चाचू इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली हूँ। तब श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड में माँ का नाम और साथ ही में तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता के समेत। यह देखकर पुष्पा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पुष्पा के आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी आज तक नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी उन्हें माफ कर देता है। फिर वह अपनी पूरी फैमिली के साथ कावेरी की शादी में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था क्योंकि मिनिस्टर का भाई और भतीजा दोनों ही मर चुके थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक पार्सल था। जैसे ही वह मिनिस्टर के पास उस पार्सल को लेकर जाता है, अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो जो कि पूरी एक्शन से भरी हुई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे नए दिन नए स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।